एक नाम जिसने 90 के दशक में भारत के शेयर बाजार में तहलका मचा दिया था, हर्षद मेहता। बिग बुल के नाम से मशहूर इस शख्स ने एक ऐसा घोटाला किया जिसने पूरे देश की आर्थिक नींव हिला दी। तो चलिए आज समझते हैं 1992 के उस मशहूर सिक्योरिटी स्कैम की पूरी कहानी। अच्छा, कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़ क्या था? सोचिए, एक आदमी जो पहले से ही देश के सबसे बड़े स्कैम में फंसा है, वो अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगा देता है। जी हां, ये वो पल था जब हर्षद मेहता ने यह दावा किया और पूरे देश में मतलब एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया था। तो आखिर ये घोटाला था कितने का? ये रकम थी 4,000 करोड़ रुपए। और ये उस जमाने की बात है। अगर आज के हिसाब से इसका अंदाजा लगाएं तो ये करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट था। इस एक नंबर से ही पूरे स्कैम का स्केल समझ में आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हर्षद मेहता इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उसकी कहानी को शुरू से समझते हैं। कैसे एक मामूली सा लड़का मुंबई की गलियों से निकलकर शेयर बाजार का बेताज बादशाह बन गया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हर्षद का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था, लेकिन उसके सपने बड़े थे और उन सपनों का शहर था मुंबई। तो वो आ गया मुंबई। यहाँ आकर उसने कॉलेज की पढ़ाई की, साथ में सीमेंट बेचने से लेकर प्लास्टिक का कबाड़ बेचने तक, मतलब कई छोटे मोटे काम किए। पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसकी असली जगह वो है दलाल स्ट्रीट, स्टॉक मार्केट। तो शुरू से ही हर्षद का खेलने का तरीका थोड़ा कह सकते हैं हटके था। वो क्या करता था, वो कंपनियों के अंदर से खबरें निकलवाता था, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे कंपनी का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है ये उससे पहले ही पता चल जाता था। और दूसरा उसका तरीका था पंप एंड डंप। इसका मतलब है किसी छोटे मोटे सस्ते शेयर को खूब सारा खरीद लो, उसकी कीमत आसमान पर चढ़ा दो और जब सब लोग उसे खरीदने लगे तो फायदे में बेचकर निकल जाओ। बस यही था उसका शुरुआती खेल। उस वक्त का स्टॉक मार्केट समझ लीजिए एक अखाड़े जैसा था। एक कोने में थे हर्षद मेहता, जिन्हें बिग बुल या तेजड़िया कहते थे। उनका मानना था कि मार्केट हमेशा ऊपर और सिर्फ ऊपर जाएगा। और दूसरे कोने में था बेयर कार्टेल, मतलब मंदड़िए। इनका काम था शॉर्ट सेलिंग करना, यानी मार्केट के गिरने पर पैसा कमाना। तो ये एक तरह से बुल और बेयर की सीधी टक्कर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर्षद ने सिर्फ जीत ही देखी। 1982 में एक दिन आया जिसे ब्लैक थर्सडे कहते हैं। उस दिन मार्केट ऐसा गिरा कि हर्षद को जबरदस्त घाटा हुआ। वो लगभग कंगाल हो गया था। हालत इतनी खराब थी कि उसके पिता को दलालों के सामने हाथ फैलाने पड़े, मोहलत मांगनी पड़ी। कहते हैं कि इसी सदमे में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस घटना ने हर्षद को तोड़ा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। वो सीक्रेट जिसने हर्षद मेहता को एक आम ब्रोकर से द बिग बुल बना दिया। उसने हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसी छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी खामी ढूंढ निकाली थी, जिससे उसे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए मानो पैसों का एक अंतहीन समंदर मिल गया। और इस पूरे खेल की चाबी थी एक कागज, जिसे कहते थे बैंक रसीद, या शॉर्ट में बीआर। अब ये बीआर क्या चीज है? बहुत सिंपल है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से थोड़े टाइम के लिए उधार लेता था तो वो बदले में एक रसीद देता था। ये रसीद एक तरह का वादा था कि असली सिक्योरिटीज बाद में दे दी जाएंगी। और उस वक्त ये बैंकिंग का एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका था। तो हर्षद ने पहले तो एक छोटा सा लूप होल पकड़ा। देखिए होता क्या था, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा भेजता था तो वो पैसा तुरंत नहीं पहुंचता था। उसे पहुंचने में कुछ दिन, कभी कभी तो 15 दिन तक लग जाते थे। अब ये जो बीच का टाइम था जिसमें पैसा ना इधर का था ना उधर का, उसे कहते हैं फ्लोट। हर्षद इसी फ्लोट वाले पैसे को चुपके से उठाता, स्टॉक मार्केट में डालता, 2-4 दिन में प्रॉफिट कमाता और फिर पैसा वापस बैंक के सौदे में लगा देता था। किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। लेकिन यहां तक तो वो बस सिस्टम का फायदा उठा रहा था। असली स्कैम तो अब शुरू हुआ। हर्षद ने कुछ छोटे मोटे भ्रष्ट बैंकों से सांठगांठ कर ली और उनसे जाली बैंक रसीदें बनवानी शुरू कर दी। मतलब ये ऐसी रसीदें थीं जिनके पीछे कोई असली सरकारी सिक्योरिटी थी ही नहीं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े थे। और इन्हीं नकली रसीदों को दिखाकर उसने बड़े बड़े बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन उठा लिया और सारा का सारा पैसा झोंक दिया स्टॉक मार्केट में। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। इस पैसे से हर्षद ने ऐसी जिंदगी जी जिसके लोग सपने देखते थे। वर्ली में समंदर के सामने 15,000 स्क्वायर फीट का आलीशान घर, एक दो नहीं पूरी 29 लग्जरी गाड़ियों का काफिला, जिसमें भारत की पहली टोयोटा लेक्सस भी उसी की थी।
और तो और वो उस वक्त देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया था। हर मैगजीन, हर अखबार में बस एक ही नाम था, हर्षद मेहता। उसकी ताकत का अंदाजा बस एक बात से लगा लीजिए। एक कंपनी थी एसीसी, यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उसका शेयर 200 रुपए का था। हर्षद ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वो शेयर 200 रुपए से सीधे 9,000 रुपए पर पहुंच गया। मतलब 45 गुना बढ़ गया। ये उसकी पावर का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। हर्षद मेहता का ये कागज का महल अब अपने ही वजन तले ढहने वाला था। पर्दाफाश का वक्त आ चुका था। और ये पर्दाफाश किया एक पत्रकार ने, सुचेता दलाल। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी एक खबर छपी। हेडलाइन थी कि एसबीआई के खातों से 500 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है और शक की सुई सीधे बिग बुल पर है। बस इस एक खबर ने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में भूचाल ला दिया और इसका असर, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा। सेंसेक्स जो 4400 के भी ऊपर पहुंच गया था, वो कुछ ही महीनों में गिरकर 2500 पर आ गया। मार्केट क्रैश हो चुका था और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन लाखों छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हर्षद मेहता के भरोसे मार्केट में लगा दी थी। इसके बाद तो बस एक के बाद एक खुलासे होने लगे। सीबीआई हरकत में आई और 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घोटाले की परतें खुलती चली गईं। तो हर्षद मेहता की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। चलिए बात करते हैं कि इस स्कैम ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इसका असर सिर्फ बुरा ही नहीं था। देखिए, इस स्कैम ने एक बात तो साफ कर दी कि हमारा पुराना सिस्टम यानी बीएससी का वो ओपन आउटक्राई वाला सिस्टम जिसमें चिल्ला चिल्लाकर सौदे होते थे, वो कितना खोखला था। इस धोखे ने सरकार और रेगुलेटर्स को जगा दिया और इसी के बाद बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। यहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक था, कंप्यूटर पर हर सौदे पर नजर रखी जा सकती थी, पारदर्शिता थी। तो एक तरह से एक नए और बेहतर सिस्टम का जन्म हुआ। तो कह सकते हैं कि ये घोटाला एक कड़वी दवाई की तरह था। इसने सिस्टम को तोड़ा जरूर, लेकिन साथ ही भारत को एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और एक बेहतर सिस्टम बनाने पर मजबूर भी कर दिया। आज हम जिस मॉडर्न स्टॉक मार्केट को देखते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी स्कैम के बाद रखी गई थी। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हर्षद मेहता को हम क्या कहें? एक विलेन, एक धोखेबाज जिसने हजारों लोगों को डुबो दिया, या फिर एक जीनियस जिसने सिस्टम की खामियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया और अनजाने में ही एक क्रांति की शुरुआत कर दी? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में अलग अलग तरह से लिखा जाएगा।